बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट पॉइंट है प्लेन प्लोराइज्ड लाइट। प्लेन प्लोराइज्ड लाइट मतलब समतल समतल ध्रुवित ध्रुवित प्रकाश। बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश होता क्या है और कैसे बनता है। बच्चों अगर हम किसी लाइट को किसी स्लिट से पास करें, किसी छिद्र से पास करें लाइट को, ये हो गया बच्चों लाइट का एक पुंज हो गया। जब हम लाइट को किसी से पास करते हैं तो ये लाइट पास होने के बाद इसकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है बच्चों। जैसे इस तरह लाइट की डायरेक्शन वाइब्रेशन हो सकता है, पार्टिकल का वाइब्रेशन। इस पार्टिकल के वाइब्रेशन ऐसे हो सकते हैं लाइट के पार्टिकल्स के। इस पार्टिकल के वाइब्रेशन इस तरह भी हो सकते हैं बच्चों। इस पार्टिकल के वाइब्रेशन इस तरह भी हो सकते हैं। अगर हम इस लाइट की जो लाइट दिख रहा है बच्चों, इसका वाइब्रेशन दिखाता है, ये लाइट के पार्टिकल की वाइब्रेशन होती है। ये पार्टिकल्स के जो कण है उनका पाथ है, इस पाथ पर चल रहे हैं, इस पाथ पर लाइट चल रहे हैं, लेकिन जो इनके पार्टिकल की वाइब्रेशन है वो अलग अलग डायरेक्शन में है। कुछ के वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं, कुछ के वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं, कुछ के ऐसे हो रहे हैं, कुछ के ऐसे हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब इसको हम लोग प्रिज्म से पास करते हैं, प्रिज्म से, अब ये प्रिज्म बना किससे है? ये बना है बच्चों, इसे हम लोग निकोल प्रिज्म कहते हैं। निकोल प्रिज्म जो कैलासाइट से बनता है, या जिसे हम लोग कैल्साइट भी कहते हैं। कैल्साइट का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बनने वाला। किससे बनने वाला बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट से बनने वाला। तो ऐसा कोई प्रिज्म है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट लगा हुआ है, और इस प्रिज्म को क्या करेंगे कि एक इन्वर्टेड प्रिज्म भी ले लेंगे हम। दो प्रिज्म ले लेंगे बच्चों, ये ध्यान रखना, दो प्रिज्म ले लिया जाएगा। जब इस दोनों प्रिज्म को आपस में मिला देंगे तो यह कैसा दिखाई देगा आप लोगों को? एक स्क्वायर की तरह दिखाई दे, रंबस की तरह दिखाई देगा, समचतुर्भुज की तरह दिखाई देगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है बच्चों, इसमें दो प्रिज्म मिलाया जाता है, दो प्रिज्म को हम लोग आपस में मिक्स कर दिया। अब इसमें होगा क्या? ये जो लाइट आ रहे हैं, मान लीजिए बच्चों इस लाइट, बहुत सारे लाइट है, बहुत सारे लाइट है, इसमें बहुत सारे लाइट के फोटोन्स है, और इस फोटोन्स के पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। कुछ फोटोन्स के पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, और कुछ फोटोन्स के पार्टिकल इस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये निकोल प्रिज्म करता क्या है? ये निकोल प्रिज्म किसी एक विशेष वाइब्रेट करने वाले फोटोन्स को ही पार करने देता है। यानी ये फोटोन्स पार कर जाएगा, ये फोटोन्स पार कर जाएंगे, और इन फोटोन्स के जो पार्टिकल्स है, मतलब फोटोन पार्टिकल है, वो फोटोन इस तरह वाइब्रेट करते हैं बच्चों, ध्यान रखना है। बस एक दिखाने का तरीका है कि सभी फोटोन्स एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, एक ही डायरेक्शन में, और जो अलग अलग डायरेक्शन वाले हैं वो इधर से मुड़ जाएंगे। मान लो कोई फोटोन्स ऐसा है कि जिसका जो फोटोन्स ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो वो इधर घूम जाएगा, ये रे इधर निकल जाएगी, कुछ ऐसे जाकर यहां से निकल जाएंगे, किसी फोटोन्स ऐसे मूव कर रहे हैं। तो बच्चों जो डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशन ऑफ फोटोन्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं इधर, और जो सीधे डायरेक्शन में चला जाता है बच्चों वो केवल आप लोगों को सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करने वाले फोटोन्स होते हैं। सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। अगर मैं इसका क्वांटा ले लूं, एक साथ सभी को मैं दिखाने की कोशिश करूं, जिस तरह यहां पर दिखाया गया है क्वांटा, कोई एक क्वांटा है जिसमें फोटोन्स कुछ वाइब्रेट ऐसे कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, एक ऐसा क्वांटा है। अब इनका क्वांटा बनाएंगे तो कैसा क्वांटा बनेगा बच्चों? इनकी क्वांटा बनाएंगे तो सभी पार्टिकल सेम डायरेक्शन में, सारे फोटोन्स सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, इस तरह। समझ में आया बच्चों?
तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश। समझ में आया बच्चों? तो समतल ध्रुवित प्रकाश कौन सा होता है, कैसे बनाया जाता है, समझ में आया? क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले कोई भी लाइट पुंज को, लाइट को हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। किससे पास करते हैं? निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म किसके बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगर हम इससे पास करेंगे तो जो डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशन डायरेक्शन वाले हैं वो इधर मुड़ जाएंगे, और जो यूनि डायरेक्शन होता है, जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वही सीधे जाते हैं बच्चों। अब ऐसे डायरेक्शन को मैं दिखा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ऐसे डायरेक्शन वाले ही सीधे जाएंगे, हो सकता है कि ऐसे वाले सीधे चले जाए सारे, ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि यही जाएगा। लेकिन ये फिक्स है कि जो भी लाइट बाहर निकलेंगे उनके सारे फोटॉन्स एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, और एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करने के कारण हम इसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। क्लियर बच्चों? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? अब देखो बच्चों, अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ये हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतलीय ध्रुवित प्रकाश, ये हो गया बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब इसको हम लोग पास करते हैं, इस क्वांटा को पास करते हैं, ऐसे बहुत सारी क्वांटा होती है, एक ही नहीं होती, बहुत सारी होती है बच्चों। जब इन क्वांटा को हम लोग पास करते हैं किसी सॉल्यूशन से, कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मैंने इस कंटेनर के अंदर रखा है, जिस कंटेनर की लंबाई है L, और बच्चों इसमें जो सॉल्यूशन भरा गया है, जो भी सॉल्यूशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन है C। कंसंट्रेशन क्या है? C है। अब यहां पर टेम्परेचर कितना है बच्चों? T टेम्परेचर है। टेम्परेचर जो है बच्चों वो T टेम्परेचर, ये ध्यान रखना है। तो T टेम्परेचर इस केमिकल की टेम्परेचर है, इस रसायन का बच्चों ताप है T टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पर हम लोग प्रकाश को यहां से पास करेंगे। प्रकाश को पास करने पर क्या होगा बच्चों? दो घटनाएं देखने को मिलेगा। एक क्या देखने को मिलेगा बच्चों, कि ये जो प्लेन लाइट है वो लेफ्ट की तरफ सभी मुड़ जाएगी, सभी लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे हो जाएगी बच्चों, सारे के सारे। समझ में आया बच्चों? ये किधर मुड़ गया? लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। ये जो पोलर लाइट थे वो केमिकल में पास होने के बाद ये पोलर लाइट कैसे मुड़ गए? लेफ्ट की तरफ मुड़ गए, या कैसे मुड़ जाएंगे बच्चों? राइट की तरफ मुड़ जाएंगे। बच्चों जो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है उसे बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। और लेफ्ट को लैटिन वर्ड में वो कहा जाता है। इसीलिए हम इस रोटेशन को क्या बोलेंगे बच्चों? इस रोटेशन को हम लोग लिवो रोटेटरी कहेंगे, लिवो रोटेटरी कहेंगे। लिवो रोटेटरी का मतलब क्या होता है? लेफ्ट में मुड़ जाना। और जो लेफ्ट में मुड़ता है बच्चों उसको हम लोग नेगेटिव से भी दिखाते हैं, नेगेटिव से। जो राइट में मुड़ता है बच्चों इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और इसे क्या बोलते हैं बच्चों? डेक्स्ट्रो यानी पॉजिटिव। और इसका पूरा नाम क्या होता है बच्चों? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बच्चों इसको हम लोग सिंबल में क्या लिखते हैं? सिंबल में लिखते हैं इसको एल। लिवो रोटेटरी को हम लोग एल लिखते हैं, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को क्या लिखते हैं बच्चों? डी लिखा जाता है।
तो अगर कोई कंपाउंड पोलर लाइट को लेफ्ट में मुड़े तो उस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों? एल कंपाउंड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों? एल कंपाउंड। तो ये एक पोलर लाइट है, ये एक पोलर लाइट है बच्चों। इस पोलर लाइट को मैं किसी कंपाउंड से पास कर रहा हूं और पास करने के बाद ये पोलर लाइट लेफ्ट में मुड़ गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। एंटी क्लॉकवाइज घूमने के कारण इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों? इस कंपाउंड का नाम होगा एल कंपाउंड, या इसे नेगेटिव कंपाउंड। समझ में आया बच्चों? नेगेटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ध्यान रखना है। लेकिन अगर कोई पोलर है, पोलर लाइट है, और इस पोलर लाइट को हम केमिकल से पास करें और पास करने के बाद ये पोलर लाइट राइट की तरफ मुड़ जाए, राइट की तरफ, देख लो बच्चों, इस तरफ वाइब्रेट करने लगे। पहले कैसे वाइब्रेट कर रहा है? पहले फोटॉन्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इस सोल्यूशन में पास होने के बाद फोटॉन्स ऐसे वाइब्रेट करने लगे, ऐसे करने लगे। तो पहले ऐसे करता था, अब ऐसे करने लगा, तो ये घूम गया, थीटा एंगल से घूम गया। तो बच्चों हम इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे डी कंपाउंड या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, और या इसे हम लोग प्लस कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्लस कंपाउंड। क्लियर है बच्चों? तो प्लस कंपाउंड कब कहा जाएगा? जब किसी पोलर लाइट को केमिकल सॉल्यूशन में पास करने के बाद वह कैसा घूम जाए बच्चों? वो घूम जाए क्लॉकवाइज की तरफ, घूम जाए क्लॉकवाइज की तरफ। जब वो क्लॉकवाइज की तरफ घूम जाता है तो हम उसे बोलते हैं बच्चों डी कंपाउंड या प्लस कंपाउंड, जिसे हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी कहते हैं। अगर ये लेफ्ट की तरफ घूम जाए तो बच्चों, लेफ्ट की तरफ घूम जाए तो इसे हम लोग लियो रोटेटरी कहते हैं, या हम इसे एल कंपाउंड के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग माइनस दर्शाते हैं बच्चों, माइनस। ध्यान रखना। क्लियर बच्चों? अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है? तो अभी मैंने बात किया कि पहले फोटॉन्स इस तरह वाइब्रेट करेंगे, और जब केमिकल से पास कर दिया जाएगा तो केमिकल से पास करने के बाद ये क्या हो जाएंगे बच्चों? इस तरह वाइब्रेट करने लगेंगे या इस तरह वाइब्रेट करने लगेंगे। तो इनका वाइब्रेट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या तो क्लॉकवाइज चेंज हो जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज। सपोज बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो इसको होना चाहिए था ऐसे, घूम गया ऐसे। तो ये जो थीटा है बच्चों, ये जो एंगल है, इस एंगल को क्या कहा जाता है बच्चों? स्पेसिफिक रोटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक रोटेशन कहा जाता है। लेकिन अगर यही पोलर लाइट राइट में घूम जाए बच्चों, राइट में, तो इसको ऐसे होना चाहिए था, लेकिन राइट में घूम गया, तो इसी भी एंगल को क्या कहा जाएगा? स्पेसिफिक रोटेशन कहा जाएगा। तो ये जो एंगल होता है बच्चों, इन दोनों को स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं। और इन दोनों कंपाउंड को क्या कहते हैं? जो कंपाउंड लेफ्ट में मोड़ता है और जो कंपाउंड राइट में मोड़ता है, इन दोनों कंपाउंड का नाम क्या होता है? इन दोनों कंपाउंड को क्या कहते हैं? इन दोनों कंपाउंड को बोलते हैं बच्चों इनेंटियोमर कंपाउंड, इनेंटियोमर आइसोमर्स। इनेंटियोमर्स का मतलब होता है बच्चों प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब समयवता। इनेंटियोमर का मतलब होता है प्रतिबिंब समयवता, मतलब एक दूसरे के ये क्या होते हैं? मिरर होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? मिरर होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा किस पर डिपेंड करता है? तो बच्चों थीटा डिपेंड करता है जिस केमिकल को किसी कंटेनर में फिलअप किया गया है, तो इस कंटेनर की लेंथ क्या है, इस लेंथ पर भी डिपेंड करता है थीटा, लेंथ पे भी। इसमें जो सॉल्यूशन भरा गया है उसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है थीटा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है थीटा। तो इस तरह आप देख सकते हैं बच्चों कि स्पेसिफिक रोटेशन इस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अल्फा मतलब ये रोटेशनल होता है बच्चों, कितना एब्जॉर्ब किया है,
इसने लाइट को कितना एब्जॉर्ब किया है, सी कंसंट्रेशन होता है, एल क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ कंटेनर होता है जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेमडा क्या होता है बच्चों, लेमडा होता है वेवलेंथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल लाइट की जो आप लोगों को लेमडा होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। तो ये सब पर डिपेंड करता है बच्चों एंगल, ध्यान रखना। अब इस स्पेसिफिक एंगल को विशिष्ट कोण को अगर मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे। अगर इस विशिष्ट कोण को यानी स्पेसिफिक रोटेशन को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसे मॉलिक्यूलर रोटेशन कहते हैं। तो बच्चों कुछ छोटा मोटा ये डेफिनेशन है, ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। पहला चीज क्या ध्यान रखना है बच्चों, फर्स्ट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट कैसे बनाया जाता है, तो हम किसी भी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, तो निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करने वाले फोटॉन्स बाहर निकलते हैं, जिसे हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। उन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम किसी सॉल्यूशन में पास कर रहे हैं और वो सॉल्यूशन लेफ्ट या राइट में मोड़ देता है तो हम क्या कहेंगे बच्चों, उस कंपाउंड को कहेंगे हम लोग, लेफ्ट में मुड़ेगा तो एल कंपाउंड, राइट में मुड़ेगा तो हम उसे डी कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है बच्चों, जितना एंगल पर मोड़ता है उसे क्या कहते हैं, जितने एंगल पर मोड़ता है उसे हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं, विशिष्ट घूर्णन कहते हैं। और ये जो विशिष्ट घूर्णन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, विशिष्ट घूर्णन डिपेंड करता है कंटेनर की लेंथ पर, कंटेनर में रखे हुए कंपाउंड की कंसंट्रेशन पर, टेम्परेचर पर और लाइट की वेवलेंथ पर, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता। उसके बाद बच्चों स्पेसिफिक रोटेशन के बाद मॉलिक्यूलर रोटेशन किसे कहते हैं, तो जब स्पेसिफिक रोटेशन में विशिष्ट घूर्णन में अणु भार को गुणा कर दिया जाता है, मॉलिक्यूलर वेट को गुणा कर देते हैं, तो इसे हम लोग मॉलिक्यूलर रोटेशन कहते हैं। तो बच्चों वो सिर्फ पढ़ने के लिए था, कोई इतना वैल्यूएबल नहीं था, लेकिन अब जो बच्चों है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है बच्चों, तत्व का सम्मित का तत्व यानी सम्मित तत्व, सम्मित तत्व। बच्चों ये सम्मित तत्व क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझना है हमें। एलिमेंट्री ऑफ सिमेट्री क्या होता है, तो बच्चों सिमेट्री का मतलब सभी लोग जानते हैं। सिमेट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, सिमेट्री का मतलब होता है कि किसी चीज को अगर हमने लाइन ड्रॉ किया, इमेजिनरी लाइन, तो वो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाए, उसे हम लोग सिमेट्री कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जैसे सपोज आपको मैंने यहां पर दिखा दिया बच्चों एक रेक्टेंगल आयत ए बी सी और डी। अगर हम इस लाइन को इमेजिनरी लाइन यहां पर ड्रॉ कर दें, इमेजिनरी लाइन, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, एकदम एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे बच्चों। तो हम इस डायग्राम को या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकली कहेंगे। कैसा सिमेट्रिकली है, तो एक्सियल सिमेट्रिकली है, एक्सिस के प्रति सिमेट्रिकली है। अगर हम यहां से इसको काल्पनिक से काटते हैं तो दो बराबर भागों में हो जाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग अगर यहां से काट दिया जाए तो वो दो बराबर भागों में होगा बच्चों। हम इसे भी सिमेट्रिक कहेंगे, लेकिन एक्सिस सिमेट्रिक कहेंगे, अक्ष सम्मित कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, अक्ष सम्मित कहेंगे। ये ध्यान रखना है बच्चों। तो ऐसे बच्चों एलिमेंट्री सिमेट्री का मतलब क्या होता है, किसी को बराबर भागों में बांटा जा सके, बराबर भागों में बांट दे तो उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्री। क्या बोलते हैं बच्चों, सिमेट्री, सम्मित कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, सम्मित कहते हैं। तो ये सम्मित जो तत्व होता है बच्चों, यहां पर दिखाया गया था, फिनोमिना ऑफ रोटेशन प्लेन पोलराइड इज नॉन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। मैंने बताया बच्चों कि जो दिखाया गया था, जैसे कि कंपाउंड है और कोई कंपाउंड है, इससे हम किसी प्लेन लाइट को पास करते हैं और वो प्लेन लाइट का रोटेशन हो जाए, घूम जाए, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को ऑप्टिकल एक्टिव कहते हैं, प्रकाश्य सक्रियता कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों,
प्रकाशीय सक्रियता कहा जाता है। इस परिघटना को कहते हैं, अगर किसी लाइट को पास करते हैं किसी केमिकल कंपाउंड से और वो लाइट की रोटेशन हो जाती है, मतलब पहले वाइब्रेट कर रहा है कैसा बच्चों, इस तरह कर रहा है, अब ये इस तरह करने लगा, इसका फोटॉन्स वाइब्रेट, तो हम इस परिघटना को, इस फिनोमिना को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं या प्रकाश सक्रियता कहते हैं। अब बच्चों यहां पर ध्यान रखना है, ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, चाइरल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इस चाइरल को काइरल भी कहा जाता है, ध्यान रखना है बच्चों। कुछ लोग इसे काइरल प्रोनाउंसिएशन करते हैं और कुछ लोग इसे चाइरल कहते हैं, तो चाइरल बोलो या काइरल बोलो एक ही बात है। अब यहां पर क्वेश्चन आ गया बच्चों कि जैसे मैंने कार्बन ले लिया, ये कार्बन है, इस कार्बन के इधर भी एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है, यहां भी एक हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, और बच्चों मैंने इस मीथेन को यहां से डिवाइड कर दिया, काट दिया, यहां से मैंने इसको काट दिया, तो क्या हुआ बच्चों, इधर का भाग और इधर का भाग इक्वल हो गया, तो इस मीथेन को क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिक कहा जाएगा, सिमेट्रिक। लेकिन मैंने बच्चों यहां पर एक मीथेन ले लिया, यहां पर हो गया हाइड्रोजन, यहां पर हो गया बच्चों CH3, यहां पर हो गया बच्चों Br, और यहां पर हो गया NO2, ये कंपाउंड ले लिया। सॉरी ये नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा इधर बना देता हूं बच्चों। कार्बन ले लिया, यहां पर हाइड्रोजन ले लिया, यहां पर CH3 ले लिया, यहां पर NO2 ले लिया, और यहां पर Br ले लिया। बच्चों इसको कैसे भी कट करोगे आप लोग, या इस तरह कट करोगे तो भी ये इक्वल नहीं होगा। क्या ये इक्वल होगा, क्या ये दोनों साइड इक्वल होंगे, फटाफट बताओ बच्चों। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे एसिमेट्रिक, असममित। क्या बोला जाएगा बच्चों, असममित। तो ऐसा कार्बन जिसके चारों साइड अलग अलग हो, जिसकी चारों भुजाएं, क्योंकि कार्बन के 4 वैलेंसी होता है, 4 संयोजकताएं होती है, तो कार्बन के अगर चारों साइड्स अलग अलग है, या चारों एटम्स अलग अलग है, या चारों स्पीसीज अलग अलग है, तो इस कार्बन को क्या कहा जाता है बच्चों, इस कार्बन को चाइरल कार्बन कहा जाता है, जिसे हम लोग काइरल भी कहते हैं, ध्यान रखना है बच्चों। तो काइरल कार्बन कौन होते हैं बच्चों, चाइरल कार्बन किसे कहा जाता है, तो चाइरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हो, जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होता है उसे हम क्या कहते हैं, चाइरल कार्बन कहते हैं। समझ में आया बच्चों, क्लियर। और ये जो चाइरल कार्बन होते हैं बच्चों, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। चाइरल का मतलब होता है हैंड, हाथ, चाइरल का मतलब होता है हाथ। अगर ये हाथ अलग अलग है तो हम उस कार्बन को क्या कहेंगे, उस कार्बन को हम लोग चाइरल कहेंगे, ध्यान रखना है बच्चों, क्लियर। और ये कैसे होते हैं बच्चों, नॉट सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, ठीक है। सुपर इम्पोज्ड भी कहा जाता है, इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड का मतलब होता है अध्यारोपित, अध्यारोपित। तो ये बच्चों अध्यारोपित नहीं होते हैं, ध्यान रखना। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं और मैं पूछूं कि ये भाग और ये भाग क्या इक्वल है, मैंने पूछा ये भाग और ये भाग क्या इक्वल है, तो नहीं है, नहीं है, इसका मतलब हुआ कि ये अध्यारोपित नहीं है, सुपर इम्पोज्ड नहीं है, ध्यान रखना है बच्चों। ये अध्यारोपित नहीं है, ये सुपर इम्पोज्ड नहीं है। अब बच्चों यहां पर ध्यान देना, ये वर्ड पर थोड़ा ध्यान देना बच्चों, चाइरिटी इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। बच्चों जो चाइरलता होता है, जिसको हम लोग काइरलता भी कहते हैं, काइरलता, इसका मेन रीजन क्या होता है बच्चों, मेन रीजन होता है एसिमेट्रिक, असममित, असममित। तो ऐसा कार्बन जो असममित का निर्माण करे, असममित का निर्माण करे, असममित का निर्माण करे, उस कार्बन को, उस परिघटना को क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं चाइरलिटी, या हम लोग इसको काइरलिटी भी बोलते हैं।
यानी अगर सिमेट्रिक होगा तो वो क्या बच्चों चाइरल कार्बन बनाएगा? अगर सिमेट्रिक होगा तो क्या चाइरल कार्बन बनाएगा? नहीं बनाएगा। दिमाग में बैठा लेना बच्चों, वो किसी प्रकार का सममित हो गया तो वो कार्बन कभी भी चाइरल कार्बन नहीं होगा। दिमाग में बैठा लो बच्चों, कैसा भी सिमेट्री हो, कैसा भी सिमेट्री, कैसा भी सम्मित हो, कैसा भी सम्मित हो, तो वह कार्बन कभी भी चाइरल कार्बन नहीं होगा। चाइरल कार्बन नहीं होगा। वो कैसा होगा? सुपर इम्पोज्ड होगा। वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड होते हैं, अध्यारोपित होते हैं, जिसके कारण वो कार्बन कभी भी चाइरल कार्बन नहीं होता है। तो बच्चों पहला पॉइंट दिमाग में रखो आप लोग, चाइरल कार्बन कौन हो सकता है? चाइरल कार्बन, कोई आपसे पूछ ले कि चाइरल कार्बन कौन होगा, बोलो बच्चों, आंसर बोलो। चाइरल कार्बन कौन होगा? जो एसिमेट्रिक होगा। एसिमेट्री मतलब असम्मित। जो असम्मित होगा वही क्या होगा बच्चों? वही होगा चाइरल कार्बन। ध्यान रखना है बच्चों, चाइरल कार्बन। अगर कोई भी कार्बन सिमेट्री हो जाए, कोई भी कंपाउंड अगर सिमेट्री हो जाए, सम्मित हो जाए, तो वह कभी भी चाइरल कार्बन नहीं होता है। अब ये सम्मित कितने टाइप के होते हैं? सम्मित 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? कौन कौन से सम्मित होते हैं? पहला सम्मित तल, दूसरा सम्मित अक्ष, सम्मित अक्ष, और तीसरा सम्मित केंद्र, सम्मित केंद्र। अगर किसी को तल से काट दिया जाए और वो बराबर भाग में बट जाए, बराबर पूरा इक्वल दिखाई दे, पूरा क्लियरली इक्वल दिखाई दे, तो उसे हम लोग कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये कभी भी चाइरल कार्बन नहीं होगा। ये कभी भी चाइरल कार्बन नहीं होगा। ध्यान रखना है बच्चों, चाइरल कार्बन के लिए चारों साइड्स 4 वैलेंसी अलग अलग होना चाहिए, तभी ये चाइरल कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर बच्चों? इसमें पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, सम्मित तल। बच्चों किसी भी कंपाउंड के तल कितने हो सकते हैं? मान लो सपोज बच्चों मैंने यहां पर लिख दिया एक कंपाउंड जिसका नाम है मीथेन। चलो यहां पर एक कंपाउंड लिखा जिसका नाम है मीथेन। तो बच्चों इस मीथेन को कौन से तल में काटा जाएगा, कौन से प्लेन में काटा जाएगा कि ये सिमेट्री हो जाए, ये सिमेट्री हो जाए? तल कितने होते हैं बच्चों? प्लेन कितने होते हैं? 2 माने जाते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, यानी एक अक्षीय होगा और एक बच्चों क्षैतिज होगा। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर कहलाता है और ये क्षैतिज कहलाता है। तो 2 तरीके से काटा जाए तो हम इसे प्लेन कहेंगे। ध्यान रखना है बच्चों, वो भी अलग अलग, दोनों एक साथ मिक्स करके नहीं। आप कोई भी एक विधि का प्रयोग करो। मुझे बताओ बच्चों मीथेन को कैसे काटा जाएगा? इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा ऐसा ड्रॉ करो, काल्पनिक रेखा ऐसा ड्रॉ करो कि ये बराबर भागों में बट जाए। तो बच्चों काल्पनिक रेखा जो ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, वो कैसा होगा? वर्टिकली होगा कि हॉरिजॉन्टली होगा? कैसा होगा बच्चों? वर्टिकली होगा या हॉरिजॉन्टली होगा? तो ये होगा बच्चों वर्टिकली, यानी अक्षीय होगा। अगर अक्ष से इसको काट देंगे तो ये बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा। दिख रहा है बच्चों? बराबर भागों में होने के कारण इस कार्बन को क्या कहा जाएगा? ये कार्बन चाइरल नहीं होगा, ये कार्बन चाइरल नहीं होगा। ध्यान रखना है बच्चों, ये कार्बन चाइरल नहीं होगा। चलो सपोज यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं। ये ले लिया मैंने यहां पर OH, यहां पर ले लिया मैंने CH3, यहां ले लिया हमने हाइड्रोजन और यहां ले लिया हाइड्रोजन। बच्चों इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है इथेनॉल। इस कंपाउंड का नाम है इथेनॉल। क्या इसे कैसे भी कट किया जाए जिससे बराबर भाग में बट जाए? ऐसा कोई सिस्टम है? ऐसा कोई तल है? कोई प्लेन है? एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो, या तो आप वर्टिकली करो या आप इसे हॉरिजॉन्टली करो, कोई एक ही तरीका से कर सकते हैं।
बच्चों इसको कैसे कट किया जाएगा कि बराबर इक्वल भागों में विभक्त हो जाए, इक्वल भागों में। बोलो बच्चों, क्या कोई तरीका है? वर्टिकली है, सारे बच्चे ऑनलाइन है, टाइप करने में क्या जाता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आंसर टाइप करोगे तभी तो मालूम चलेगा कि आप लोग को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बच्चों ये हो गया वर्टिकली, वर्टिकली इसको कट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। इसीलिए इथेनॉल के कार्बन चाइरल कार्बन नहीं होता है, ध्यान रखना बच्चों, ये कभी भी चाइरल कार्बन नहीं होता है, जिसे हम लोग काइरल भी कहते हैं, काइरल भी कहते हैं, ध्यान रखना बच्चों। तो ये चाइरल कार्बन इथेनॉल में नहीं पाया जाता है। क्यों क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि इथेनॉल एक वर्टिकली प्लेन सिमेट्री है, एक वर्टिकली प्लेन सिमेट्री है, ऊर्ध्वाधर सममित तल होने के कारण इथेनॉल में चाइरल कार्बन नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट, जैसे हम अल्फाबेटिकल ले ले समझाने के लिए, बस ऐसे ही किसी को समझाने के लिए मैंने एक अल्फाबेटिकल ए ले लिया और मैंने बोला कि इसको आप ऐसे कट कीजिए जिससे ये सिमेट्रिकली बन जाए, सिमेट्रिक बन जाए, सिमेट्री बन जाए। तो आप कैसे कट करोगे? इसे वर्टिकली कट करोगे। कैसे करोगे? वर्टिकली करोगे। वर्टिकली करोगे तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों। वर्टिकली होने के कारण अगर ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसको वर्टिकली काटने पर इक्वल हो जाए तो वो कभी भी उसमें चाइरल कार्बन नहीं होगा, उसमें कभी भी चाइरल कार्बन नहीं होगा। बच्चों और कोई लेटर बताओ जिसको वर्टिकली कट करने पर वो सिमेट्रिक बन जाता है। अल्फाबेटिकल कोई ऐसा लेटर बताओ जिसको एच, बहुत बढ़िया, एम, बहुत बढ़िया, वी, ओ तो बात ही छोड़ दो बच्चों, ओ तो एक अलग चीज में आएगा, ओ को तो मैं बात करूंगा, ये तो अलग ही चीज में आएगा, इसको तो कैसे भी कट करो इक्वल ही होगा, कैसे भी कट करो। तो ये बच्चों प्लेन में नहीं आता है क्योंकि इसके बहुत सारे हो जाते हैं ना, प्लेन में इसलिए नहीं वो आता है क्योंकि इसके बहुत सारे हो जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना है, बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए ये प्लेन में नहीं आएगा। ये किस में आएगा? सेंटर में आएगा, सेंटर में। सेंटर का मतलब कहीं से भी कट करो, कहीं से भी कट करो, ये आप लोगों का सिमेट्रिक ही बनाएगा। आप हॉरिजॉन्टली करो, वर्टिकली करो, कैसे भी करो, अगर किसी भी तरीके से कट करने पर अगर सिमेट्रिक बन रहा है तो उसे हम लोग सेंटर कहते हैं, सममित केंद्र कहते हैं। और जो ओ आता है बच्चों वो सममित केंद्र में आता है, ध्यान रखना बच्चों, सममित केंद्र में। हाँ आई है, एक्स को भी बच्चों हम लोग ले सकते हैं सममित में, बेटा ध्यान रखना, एक्स को भी, क्योंकि ये वर्टिकली भी कट किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टली भी कट किया जाता है और इक्वल हो जाता है, ध्यान रखना। आप प्लेन में तो ऐसा ही कोई लेंगे जिसको या तो वर्टिकली कट किया जा सके या हॉरिजॉन्टली किया जा सके, दोनों में से कोई एक ही किया जा सके, ऐसा ही एग्जांपल लोगे प्लेन में, याद रखना है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक सममित तल में आप ऐसा ही एग्जांपल लोगे जिसे एक ही तरीके से कट किया जा सकता है, या तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, कोई एक ही तरीके से किया जाएगा। बी, फटाफट बताओ बच्चों, बी, बी को हम लोग कैसे कट करेंगे? सामने लिखा है बच्चों हॉरिजॉन्टली, अगर हॉरिजॉन्टली कट कर दिया जाए तो बी कैसा होगा बच्चों? सिमेट्रिक होगा। तो ऐसा कोई कंपाउंड मुझे बताओ, ऐसा कोई कंपाउंड बताओ जिसे हॉरिजॉन्टली कट करने पर वो सिमेट्रिक बन जाए। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, COOH, COH, H, COH, H, COOH। देखो बच्चों ये ऐसा एक कार्बन है जिसके चारों साइड्स अलग अलग है, देख लो बच्चों, ये एक ऐसा कार्बन है जिसके चारों साइड्स अलग अलग है। ये साइड क्या है? हाइड्रोजन, ये साइड क्या है? OH, ये साइड क्या है? COH, और ये साइड क्या है? पूरा ये है बच्चों, ध्यान दो, पूरा ये। तो टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन के चारों साइड्स अलग अलग है। तो क्या हम इसे चाइरल कह देंगे? क्या हम इसे चाइरल कह दे? चाइरल कार्बन कह दे?
क्योंकि चारों साइड्स अलग अलग है। और मैंने क्या बताया बच्चों, पहला प्रिंसिपल ही बताया, ऐसा कार्बन जिसके चारों साइड्स अलग अलग हो उसे हम लोग चाइरल कार्बन कह सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज और भी बताया बच्चों, ऐसा कंपाउंड जिसमें सिमेट्री पाया जाए, जिसमें सिमेट्री पाया जाए तो वो कभी भी चाइरल कंपाउंड नहीं होगा, भले ही उसमें चारों साइड्स अलग अलग हो तो भी। तो बच्चों टार्टरिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी कार्बन के चारों साइड्स अलग अलग है। देख लो बच्चों, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन एटम, यहां पर क्या है OH, यहां पर क्या है COH, और यहां पर क्या है, ये पूरा स्पीसीज है, पूरा स्पीसीज इस कार्बन के लिए। सेम टू सेम इस कार्बन के लिए भी देखा जा सकता है। तो देखने को तो ऐसा लग रहा है कि इसमें दो कार्बन चाइरल कार्बन होना चाहिए, लेकिन ये चाइरल कार्बन नहीं होता है। रीजन क्या है बच्चों, फटाफट मुझे बताओ। टार्टरिक एसिड में जो कार्बन है वो चाइरल कार्बन नहीं होता है, क्या रीजन है, क्या रीजन है कि ये चाइरल कार्बन नहीं होता है। चारों वैलेंसी अलग अलग होने के बाद भी ये चाइरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें सिमेट्री पाया जा रहा है। और वो कैसा सिमेट्री है, अरे बच्चों वो सिमेट्री कैसा है, वो सिमेट्री कैसा है, हॉरिजॉन्टली प्लेन सिमेट्री है। लो मैंने यहां से कट कर दिया, यहां से मैंने कट कर दिया। चलो मैं काम करता हूं, ये तो कहलाता है एरिथो, एरिथो स्ट्रक्चर कहलाता है। एरिथो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जिसमें OH एक तरफ हो और H एक तरफ हो, उसे हम लोग एरिथो स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हम थ्रियो ले ले, थ्रियो, थ्रियो का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा टार्टरिक एसिड, लो ये ले लिया मैंने, एक टार्टरिक एसिड ऐसा बना दिया मैंने। अब देखो क्या होगा, अब मुझे बताओ बच्चों, इस टार्टरिक एसिड में जिसे हम लोग थ्रियो कहते हैं, थ्रियो कहते हैं, थ्रियो टार्टरिक एसिड, क्या बच्चों इसमें कोई कार्बन चाइरल कार्बन हो सकता है, क्या ये कार्बन चाइरल कार्बन हो सकता है? क्योंकि ये देखो, ये एक अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, और ये पूरा भी अलग है। तो क्या हम इसे थ्रियो स्ट्रक्चर को चाइरल कार्बन कह सकते हैं? इसमें चाइरल कार्बन है? बोलो बच्चों, क्या इसमें चाइरल कार्बन है? हाँ 100% है। आप कोई भी सिमेट्री इसमें नहीं देख सकते हैं, कैसा भी सिमेट्री नहीं देख सकते हैं, कट करके देख लो, क्या कोई भी सिमेट्री इसमें मिलेगा आप लोगों को? कोई भी सिमेट्री मिलेगा नहीं मिलेगा बच्चों, सिमेट्री नहीं मिला तो ये होगा आप लोगों को चाइरल कार्बन। और कितने चाइरल कार्बन होंगे इसमें, इसमें कितने चाइरल कार्बन होंगे? दो हो जाएंगे, एक चाइरल कार्बन ये बन जाएगा और एक चाइरल कार्बन ये बन जाएगा। इसके लिए भी तो ये चारों अलग अलग हो जाएंगे ना, इसके लिए भी ये हाइड्रोजन एटम अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये पूरा ग्रुप लेना है, ध्यान रखना है बच्चों। तो आपने क्या देखा कि जो टार्टरिक थ्रियो स्ट्रक्चर का जो टार्टरिक एसिड होता है, थ्रियो स्ट्रक्चर का, उसमें दो चाइरल कार्बन एटम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं बच्चों? दो पाए जाते हैं। लो सामने आ गया। अभी तो टार्टरिक एसिड के बारे में देख रहे थे कि टार्टरिक एसिड जो होता है बच्चों, ये चाइरल कार्बन नहीं पाया जाता है अगर ये मेसो स्ट्रक्चर हो तो, मेसो या एंथ्रियो हो, एंथ्रियो या एथ्रियो भी बोलते हैं। एरिथ्रो, ये भी स्ट्रक्चर हो तो नहीं होता है। टार्टरिक एसिड का तो हमने देख लिया। प्रोपियोनिक एसिड, ये क्या होता है बच्चों? प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड ये होता है, इसे हम लोग प्रोपियोनिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का 3 कार्बन वाले को हम लोग प्रोपियोनिक एसिड कहते हैं। अब इसको थोड़ा हम लोग अरेंज करते हैं और देखते हैं। तो बच्चों इस कार्बन के बारे में ध्यान देते हैं, इस कार्बन पर ध्यान देते हैं। चलो ये कार्बन हो गया, यहां पर हो गया COOH, यहां पर हो गया हाइड्रोजन, यहां पर हो गया हाइड्रोजन, और यहां पर हो गया CH3।
अब मैंने पूछा कि क्या इसमें ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या चाइरल कार्बन होगा, क्या चाइरल कार्बन होगा? अगर ये चाइरल कार्बन नहीं होगा तो इसका रीजन क्या है? तो ये चाइरल कार्बन नहीं होगा क्योंकि इसमें सिमेट्री पाया जाता है। और वो सिमेट्री कैसा होता है बच्चों? वो सिमेट्री कैसा होता है? वो सममित कैसा होता है? फटाफट आंसर दो बच्चों। वो सममित कैसा होता है? ये होता है वर्टिकली होता है। वर्टिकली होने के कारण यह चाइरल कार्बन नहीं बनाता है। क्लियर बच्चों? अरे लो, सामने मैंने भी लिया था लेकिन इसको तो मैं बना दिया है, कोई बात नहीं। ये दोनों लिया था मैंने एग्जाम्पल, लेकिन आप लोगों को मैंने बनाकर दिखा दिया है। अब बच्चों नेक्स्ट, अब हम अक्ष लेते हैं। अक्ष, सममित अक्ष। अब थोड़ा ध्यान देते हैं बच्चों, अक्ष पर क्या है, इस पर, अक्ष पर भी तो ध्यान देना होगा। तो बच्चों इस पर ध्यान देना है कि सममित अक्ष वह अक्ष होता है जिसको घुमाने पर मूल विन्यास अध्यारोपित हो जाते हैं। यह कोण 360 से कम होना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे भी सिमेट्री अक्ष कहा जाता है, सममित अक्ष कहा जाता है। अब इसको थोड़ा समझना है, क्या बोलना चाहता है। कोई ऐसा कंपाउंड, मैंने कोई कंपाउंड ले लिया कार्बन, यहां पर लिख दिया मैंने हाइड्रोजन, ये हो गया ए, और यहां पर ले लिया हाइड्रोजन बी, ये ले लिया, ठीक है बच्चों। ये हो गया कार्बन, इसे हम लोग CN कहेंगे। इसे कहेंगे बच्चों सिमेट्रिक एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक कहा जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी सममित अक्ष कहा जाएगा। सममित अक्ष किसे कहेंगे बच्चों? इस C को कहा जाएगा, इस C। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है अगर मैं इसको घुमा दूं, अगर मैं इसको घुमा दूं इस अक्ष के तरफ, ऐसे इसको घुमा दूं बच्चों, अगर हम इसको घुमाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बच्चों? HB यहां पर आ जाएगा और HA यहां पर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं बच्चों? अगर मैं इसको घुमा दूं तो HB इधर आ जाएगा और HA इधर आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों कैसे हो गए? एक जैसे हो गए। हो गए कि नहीं बच्चों? HA के जगह पर क्या आ गया? HB आ गया, और HB के जगह पर क्या आ गया? HA आ गया। हमने कितने का एंगल घुमाया? हमने इन दोनों को कितने का एंगल घुमाया? 180 का घुमाया। और 180 के एंगल घुमाने से अगर मूल अवस्था जैसा ही स्ट्रक्चर बन जाए, मूल अवस्था जैसा ही स्ट्रक्चर बन जाए, तो इसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सममित अक्ष कहा जाता है। तो ऐसा कोई कंपाउंड जिसको घुमाने से मूल अवस्था जैसा ही कंपाउंड बन जाए, तो उस सिमेट्री को क्या कहा जाता है? उस सममित को क्या कहा जाता है बच्चों? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। और इसमें जिस एटम के प्रति घुमाया जाता है उसे सेंटर एटम या एक्सिस एटम कहा जाएगा। जैसे में बच्चों वाटर, जैसे में वाटर, जल। बच्चों मुझे बताओ, वाटर ऐसा ही तो कंपाउंड है ना, है कि नहीं बच्चों? इस हाइड्रोजन को हमने मान लिया 1, इस हाइड्रोजन को मान लिया 2। मैं इसको थोड़ा घुमा देता हूं, ऑक्सीजन को एक्सिस मानते हुए, ऑक्सीजन को एक्सिस मानते हुए मैंने इसे घुमा दिया। घुमाएंगे तो क्या होगा बच्चों? ये ऑक्सीजन यहां पर, ये हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा। अब मुझे बताओ कितने एंगल पर इसको घुमाया गया? कितने एंगल पर इसको घुमाया गया बच्चों? फटाफट बताओ मुझे। ये एंगल कितना है बच्चों? ये एंगल कितना है? 180 है। 180 पर घुमाएंगे तो ये स्ट्रक्चर जो बना है, स्ट्रक्चर ये अपने मूल स्ट्रक्चर का, ओरिजिन स्ट्रक्चर के जैसा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बच्चों? हो जाएगा ना? क्लियर, समझ में आया? चलो मैं इसको आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं, डायग्राम के साथ कर देता हूं। क्लियर है बच्चों? तो चलो मैं इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा चेक करता हूं और बनाता हूं, आप लोगों को बताता हूं। देखो बच्चों, सामने आप लोग को एक स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा। उस स्ट्रक्चर को, सॉरी, स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, दिखाई तो देगा नहीं, बनाऊंगा तब तो दिखेगा ना। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया।
उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? उस स्ट्रक्चर का नाम है वाटर। वाटर नाम है उसका। क्या नाम है बच्चों? वाटर नाम है। तो मैंने वाटर बना दिया, ये सामने दिख गया बच्चों, आप लोगों को वाटर दिखाई दे दिया। क्लियर है बच्चों? अब थोड़ा ध्यान देना है बच्चों, मैंने क्या किया, थोड़ा इसको मैं अरेंज कर देता हूं इस तरह। अब यहां ध्यान दो बच्चों, ये हो गया ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है बच्चों ये हो गया सेंटर में, ये हो गया सेंटर में। अब यहां पर एंगल देखो, मैं इसको घुमाना शुरू कर रहा हूं, ये हाइड्रोजन इधर आ रहा है, दिख रहा है बच्चों, ये हाइड्रोजन आ रहा है, मैंने इसको घुमाना शुरू कर दिया, इसको घुमाना शुरू कर दिया और इसको घुमाना शुरू कर दिया। अब मुझे बताओ, सेम टू सेम पहले जैसा बन गया स्ट्रक्चर, बन गया कि नहीं? पहले जैसा स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन मैंने एटम को कितने एंगल पर घुमाया? ध्यान से देखो बच्चों, इस एटम को कितने एंगल पर घुमाया? 180 पर घुमाया। कितने एंगल पर घुमाया? 180 पर घुमाया। समझ में आया बच्चों? तो इसके नंबर ऑफ एक्सिस सिमेट्री कितने होंगे? नंबर ऑफ एक्सिस सिमेट्री कितने होंगे वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? नंबर ऑफ एक्सिस सिमेट्री, क्वेश्चन ये उठा कि नंबर ऑफ एक्सिस सिमेट्री कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखो, नंबर ऑफ एक्सिस सिमेट्री कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, यह जो दिख रहा है बच्चों, यह हो गया आप लोगों का कुल 360 हो गया, और ये कितने पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना रहा है? 180 पर। 180 पर घुमाने पर यह आप लोग को मूल अवस्था प्राप्त कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ एक्सिस सिमेट्री का आंसर क्या है बच्चों? 2 है। नंबर ऑफ एक्सिस सिमेट्री कितना हो रहा है बच्चों? 2 हो रहा है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। क्लियर बच्चों? समझ में आया? अब मैं क्या कर रहा हूं, एक काम कर रहा हूं, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों के सामने अमोनिया ले लेता हूं। चलो अमोनिया ले लिया मैंने, इसको हटाया और अमोनिया ले लिया। फटाफट मुझे बताना है बच्चों कि अमोनिया, 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 लो अमोनिया ले लिया मैंने। अब बच्चों यहां पर ध्यान दो, इसको पहले हटाए और फिर ले ले अमोनिया। नहीं ले रहे हैं तो चलो बना ही देते हैं अमोनिया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ले लिया यहां पर नाइट्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन, ये बन गया अमोनिया अपना, अमोनिया बन के तैयार। क्लियर बच्चों? अब इसको थोड़ा ध्यान देना है बच्चों, मैंने इसको ऐसे रखा, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान रखना, इस तरह मैंने स्ट्रक्चर रख दिया, अमोनिया दिख रहा होगा बच्चों सामने। अब एक काम करता हूं, मैं इसको घुमाना शुरू करता हूं। देखो बच्चों घुमा रहा हूं, ये जो सामने दिख रहा है हाइड्रोजन ये साइड में चला जाएगा और राइट साइड वाला हाइड्रोजन सामने आ गया। आ गया कि नहीं बच्चों? तो मैंने कितना एंगल घुमाया मुझे फटाफट बता दो बच्चों। मैं इस सामने वाले हाइड्रोजन को यहां पर ला रहा हूं तो कितना एंगल घूम रहा है? ये एंगल कितना है बच्चों? फिर मैं इसको क्या करूंगा, फिर से घुमाऊंगा, तो ये आ गया यहां पर, ये चला गया पीछे। फिर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं, तो ऐसे क्या कर रहा हूं, मैं अमोनिया को घुमा रहा हूं, बार बार घुमा रहा हूं। तो ये कितने पर घूम रहा है बच्चों? राइट आंसर 120 पर घूम रहा है। कितने पर घूम रहा है बच्चों? 120 पर घूम रहा है। कितने पर? 120 पर। तो इसके नंबर ऑफ सिमेट्री कितने होंगे बच्चों? नंबर ऑफ सिमेट्री कितने हो जाएंगे? ये 120 पर घूम रहा है तो 360 डिवाइडेड बाई 120, 360 डिवाइडेड बाई 120, आंसर क्या आएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं। क्लियर? अब मैं इसको हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत अब नहीं है। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अरे बच्चों टाइम ज्यादा हो गया, मुझे ध्यान ही नहीं आया।